हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का अभ्यास डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये चैप्टर नंबर 2 की अंतिम वीडियो है। हमारा जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, उन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, उसकी जगह पे हमें एक उचित शब्द लिखना है। क सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किसकी सहायता से देखा जा सकता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इतने छोटे, इतने बारीक जीव होते हैं कि इन्हें हम हमारी नॉर्मल जो आंखें होती है उनसे नहीं देख सकते। तो इसका कारण ये है कि जब हम इन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाएंगे तो इन्हें देखने के लिए हमें किसी यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ख नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। यानी कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो हमारी वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है उस नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। इस स्थिरीकरण के कारण क्या होता है? जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे कौन आएगा? नाइट्रोजन। ग अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। जो हमारी अल्कोहल होती है उसका उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? यीस्ट नामक एक सूक्ष्मजीव होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अल्कोहल का उत्पादन करते हैं। हैजा डैश के कारण होता है। जो हैजा नामक बीमारी है ये किसके कारण होता है? किसके द्वारा फैलता है? तो हमें पता है हैजा जो होती है वो एक सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, और उस सूक्ष्म जीव को हम किसके नाम से जानते हैं? जीवाणु के नाम से जानते हैं। प्रश्न 2 क्या कहता है? सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाइए। यानी कि जो शब्द हमारा सही है उसके सामने हमें क्या करना है? टिक का निशान लगाना है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यानी कि जो यीस्ट है इसका प्रयोग हम क्या बनाने के रूप में, क्या किसका उत्पादन करने के लिए हम यीस्ट का प्रयोग करते हैं? चीनी बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए, या फिर ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो अभी अभी मैंने बताया था जो यीस्ट होता है उसका प्रयोग हम अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? अल्कोहल होगा। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? यानी कि हमारे पास जो निम्न में जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन में से कोई एक है जो हमारा प्रतिजैविक है, वो हमें बताना कि कौन सा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक प्रतिजैविक नहीं होता, अल्कोहल ये भी प्रतिजैविक नहीं होता, यीस्ट ये भी प्रतिजैविक नहीं होता, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये क्या होता है? ये एक प्रतिजैविक होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ग पार्ट मलेरिया परजीवी का वाहक है। जो मलेरिया परजीवी है इसका वाहक कौन है? किसके द्वारा ये फैलता है? मादा मच्छर के द्वारा जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर, या फिर कॉकरोच के द्वारा फैलता है मलेरिया, या फिर घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है, या फिर तितली के द्वारा फैलता है? तो हमें पता है जो मलेरिया किसके कारण फैलता है? एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये मच्छर जो होता है वो मादा मच्छर होता है। तो हमारा जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ये इसका सही ऑप्शन होगा कि मलेरिया का परजीवी का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। घ संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? यानी कि जो संचरणीय रोग होते हैं उनके फैलने का मुख्य कारक क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे संचरणीय रोग क्या होते हैं। ऐसे रोग जो किसी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैल जाते हैं, या फिर वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर वो जब चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। यानी ऐसे रोग जो कि एक से दूसरे के अंदर फैलते हैं क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो जो संचरणीय रोग होते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं? चींटी के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, ड्रैगन मक्खी के द्वारा, या मकड़ी के द्वारा? तो हमें पता है जो हमारी घरेलू मक्खी होती हैं वो क्या करती हैं? संचरणीय रोगों को फैलाती हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती हैं, इसका कारण क्या है? जब हम ब्रेड बनाते हैं, इडली बनाते हैं तो वो फूल जाती हैं। इसके फूलने का कारण क्या होता है? ये उष्णता के कारण फूलती हैं, या फिर पीसना के कारण फूलती हैं, या फिर यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाने से फूलती हैं, या फिर माढ़ने के कारण फूलती हैं? तो हमें पता है जब ब्रेड और इडली हम बनाते हैं तो उसमें उसके अंदर हम यीस्ट का प्रयोग करते हैं। जब उसमें यीस्ट डालते हैं तो जो यीस्ट की कोशिकाएं होती हैं उसकी वृद्धि होती है, और उनकी वृद्धि के साथ क्या होता है? जो ब्रेड होता है, जो इडली होती है वो क्या होती है? फूलने लग जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि।
च पाठ, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताइए। यानी कि जो हमारी चीनी होती है, अगर हम उसको अल्कोहल में बदलना चाहते हैं, अल्कोहल में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो किस प्रक्रम का प्रयोग करके हम चीनी को अल्कोहल में बदलेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का? नहीं। मोल्डिंग का? नहीं। संक्रमण का? नहीं। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा किण्वन विधि। किण्वन विधि का की सहायता से हम क्या करते हैं? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। यानी कि कॉलम ए में क्या है? जो हमारे जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं, उनके नाम दे रखे हैं, और कॉलम बी में उनके द्वारा किए गए कार्य दे रखे होते हैं। तो हमें क्या करना है? इन जीवों के नाम को उनके द्वारा किए गए कार्य के साथ मैच कराना है। तो सबसे पहले हमारे होते हैं जीवाणु। जीवाणु का क्या कार्य है? हैजा का कारक। जीवाणु क्या करते हैं? हैजा फैलाने में सहायक होते हैं। तो जीवाणु का मिलान किससे होगा? हैजा का कारक। राइजोबियम, राइजोबियम एक जीवाणु होता है और राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तीसरा है लैक्टोबैसिलस। हमें पता है जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लैक्टोबैसिलस का हमारा जो मिलान होगा वो किसके साथ होगा? दही का जमना। दूध से दही का बनना, या फिर आप कह सकते हो दही का जमना। यीस्ट, यीस्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब हमें ब्रेड बनाना होता है, ब्रेड की बेकिंग करनी होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? यीस्ट का प्रयोग करते हैं। एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ कौन है? मलेरिया। मलेरिया का कारण क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। तो इसका मैच हम किससे कराएंगे? मलेरिया का कारक। एक विषाणु, विषाणु के कारण क्या होता है? विषाणु जो होता है वो एड्स का कारक होता है। यानी कि इसके विषाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? एड्स रोग फैलता है। यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, प्रतिजैविक उत्पादित करना, लेकिन इसके लिए किसी जीव का नाम हमें दिया नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या हम उन्हें बिना यंत्र की सहायता से, यानी कि अपनी आंखों से देख सकते हैं? और यदि नहीं देख सकते तो बताइए कि वो कौन सा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं? तो पहला आंसर होगा नहीं। सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता के नहीं देखे जा सकते। मतलब सिर्फ और सिर्फ आंखों से हम सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें देखने के लिए हम कौन से यंत्रों का प्रयोग करेंगे? किसकी सहायता लेंगे? सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता हम लेंगे। प्रश्न नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? किन किन वर्गों में हमने जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बांटा हुआ है? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। ये 5 वर्ग हैं जिनमें हमने क्या किया हुआ है? सूक्ष्म जीवों को बांटा हुआ है। किस किस में? जीवाणुओं में, कवक में, प्रोटोजोआ में, शैवाल में और विषाणु में। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। यानी कि जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसका हम मिट्टी में क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। तो जो ये मिट्टी में स्थिरीकरण होता है ये कौन से सूक्ष्म जीव करते हैं? कौन से सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी के अंदर? हमें इन सूक्ष्म जीवों के नाम बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है मिट्टी के अंदर। और दूसरा होता है नीले हरे शैवाल। ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं। इनको ये क्या होते हैं? हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रश्न नंबर 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में पंक्तियां लिखें। यानी कि जो हमारे जीवन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं उनके क्या क्या उपयोग हमारे जीवन में है उससे संबंधित हमें 10 पंक्तियां लिखनी हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव। नंबर 1, जीवाणुओं का प्रयोग दही, पनीर आदि बनाने में होता है। यानी कि जीवाणुओं की सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं? दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत एक बड़े स्तर में तैयार की जाती है क्योंकि इसका सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जो ये अल्कोहल है इसका उत्पादन करने में भी हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव है ये हमारा यीस्ट होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अल्कोहल बनाते हैं।
नंबर 3, इनका उपयोग शराब तथा एसिटिक अम्ल के उत्पादन में भी होता है, यानी कि जो यीस्ट होती हैं इनका प्रयोग करके हम शराब बनाते हैं और एसिटिक अम्ल भी बनाते हैं। किसका प्रयोग करके? सूक्ष्मजीव यानी कि यीस्ट का प्रयोग करके। जीवाणुओं एवं कवक का उपयोग प्रतिजैविकों या एंटीबायोटिक के उत्पादन में होता है, यानी कि जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, इनके प्रयोग के द्वारा हम प्रतिजैविक जो हमारी दवाइयाँ होती हैं या फिर जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं, इन दवाइयों के उत्पादन में भी हम क्या करते हैं? इन जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक क्या होती है? जब एक बीमार आदमी बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी को ठीक करने में या फिर जो सूक्ष्म जीव जो हमारे अंदर फैल रहे होते हैं उनकी वृद्धि को रोकने में जो जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, उन दवाइयों को हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहते हैं। अगला क्या है? ब्रेड, केक, इडली आदि बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हमें ब्रेड बनानी होती है, केक बनानी होती है या इडली को हम बनाते हैं तो इनको बनाने में हम किन सूक्ष्मजीवों का यूज़ करते हैं? हम यीस्ट का उपयोग करते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। हमें पता है कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम और नीले हरे शैवाल ये क्या करते हैं? जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं? स्थिरीकरण कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारी मिट्टी होती है उस मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, जिसका प्रयोग पौधे करते हैं अपनी वृद्धि के रूप में। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग वैक्सीन, टीका बनाने में भी होता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके प्रयोग के द्वारा हम वैक्सीन भी बनाते हैं जिसे हम टीका कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करते हैं? वैक्सीन बनाते हैं। इन वैक्सीन से क्या होता है कि बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, और अगर किसी तरह का कोई सूक्ष्म जीव हमारे अंदर प्रवेश कर भी जाता है तो वो बीमारी को हमारे अंदर वृद्धि नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि इस वैक्सीन के कारण क्या होती है? उसकी वृद्धि रुक जाती है और वो मर जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों की सहायता लेते हैं और वैक्सीन या फिर टीके का प्रयोग करते हैं, यानी कि टीका बनाते हैं। ये पादप एवं जंतु अपशिष्टों का अपघटन करके पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सहायता करते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, ये क्या करते हैं? जो पादप होते हैं या फिर जो जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं जो पृथ्वी पर पड़े होते हैं, इन अपशिष्टों को क्या करते हैं ये सूक्ष्म जीव? उनका अपघटन कर देते हैं, मतलब उनको मिट्टी में मिला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो पर्यावरण होता है वो भी शुद्ध हो जाता है। क्योंकि इन पादपों से, इन जंतुओं से क्या होता है? बहुत गंदी स्मेल आती है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो इस अशुद्ध पर्यावरण को ये जो सूक्ष्म जीव है वो शुद्ध कर देते हैं। कैसे करते हैं? इन अपशिष्टों का अपघटन करके ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध कर देते हैं। नंबर 9, ये खाद बनाने के काम आते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? पौधों को, जंतुओं को ये क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने से क्या मतलब होता है? वो मिट्टी क्या हो जाती है? खाद बन जाती है। तो खाद बनाने के काम भी सूक्ष्म जीव आते हैं। आजकल सूक्ष्म जीवों का प्रयोग प्रदूषण नियंत्रण में भी किया जाता है, यानी कि आजकल हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग और कहाँ पे करने लग गए? जब प्रदूषण से रिलेटेड नियंत्रण, यानी कि प्रदूषण पे कंट्रोल करने के लिए हम जब कुछ चीज़ें तैयार करते हैं तो उन प्रदूषण नियंत्रण में भी हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में कुछ हानिकारक प्रभाव होते हैं। इन हानिकारक प्रभावों का हमें क्या करना है? संक्षिप्त में वर्णन करना है। सूक्ष्म जीव पादपों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? मनुष्यों के साथ साथ पादपों में और जंतुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं, मीन्स उनको बीमार कर देते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों में क्या करते हैं? ये हैजा फैला देते हैं। मलेरिया आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं मनुष्यों के अंदर हैजा जैसी या मलेरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं, मनुष्यों को बीमार कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे भोजन के ऊपर बैठ जाते हैं और हमारे भोजन को क्या कर देते हैं? विषाक्त कर देते हैं, जहरीला कर देते हैं, खराब कर देते हैं। विषाक्त खाद्य खाने से मृत्यु तक हो जाती है। जो विषाक्त खाना है, जो खराब खाना है, जो जहरीला खाना है, अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम क्या होते हैं? उससे बीमार हो जाते हैं। और कई बार तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि सिर्फ बीमार होके काम नहीं चलता। एक इंसान अगर उसमें ये ज़्यादा चले जाएं, ये विषाक्त खाना अगर ज़्यादा चला जाए और उसमें ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है? उस इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो विषाक्त खाना खाने से क्या होता है? सिर्फ बीमार नहीं होते, क्या होता है? एक मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। प्रश्न नंबर 9,
प्रतिजैविक क्या है, यानी कि जो प्रतिजैविक होते हैं वो क्या होते हैं। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जब हम प्रतिजैविक का प्रयोग करते हैं, उनको लेते हैं, तो उस समय हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक वे औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, यानी कि ये ऐसी औषधियाँ होती हैं जिन सूक्ष्म जीवों के कारण हमारे शरीर के अंदर बीमारियां फैलती हैं, उन सूक्ष्म जीवों को ये प्रतिजैविक दवाइयाँ, ये औषधियाँ क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, या फिर क्या करती है, इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को हमारे शरीर में ये रोक देती हैं, जिसके कारण हम बीमार नहीं हो पाते। प्रतिजैविकों का उत्पादन सूक्ष्म जीवों से किया जाता है, और ये जो प्रतिजैविक होती हैं, ये जो दवाइयाँ होती हैं, इनका उत्पादन हम किससे करते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही करते हैं। अब जो प्रतिजैविक होते हैं उनको लेते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। तो ये जो सावधानियां हैं, ये सावधानियां कौन सी हैं। नंबर 1, प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए, यानी कि जब हम प्रतिजैविक दवाइयाँ लेते हैं, औषधियाँ लेते हैं, तो ये औषधियाँ हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिजैविक का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। डॉक्टर हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ अगर देता है तो वो हमें कोर्स देता है कि आपको भाई 2 दिन लेनी है, 3 दिन लेनी है, 4 दिन लेनी है, मतलब एक कोर्स बताता है कि इतने दिन का आपको कोर्स करना है। तो हमें इन प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो बीमारी आपको दोबारा होती है और आप पहली बार में उस कोर्स को पूरा नहीं करते हो, तो अगली बार जब आप ये दवाइयाँ लेते हो तब इनका असर आपके ऊपर पूर्ण रूप से नहीं होता। इसलिए जब भी प्रतिजैविक का कोर्स आपको मिले, डॉक्टर आपको सलाह दे कि कोर्स पूरा करना है, तो आपको वो कोर्स पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक कम या ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। प्रतिजैविक अपनी इच्छा के अनुसार कम या फिर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जितना डॉक्टर बताता है प्रतिजैविक लेने का, उतना ही हमें प्रयोग करना है, ना ही हमें कम प्रतिजैविक लेने हैं, ना ही हमें ज़्यादा प्रतिजैविक लेने हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।